हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों मुगल कालीन कला एवं साहित्य के इतिहास के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था दोस्तों मुगल वंश की प्रशासनिक व्यवस्था को, जिसको हमने वर्तमान की प्रशासनिक व्यवस्थाओं से रिलेट करके पढ़ा था। मुगल वंश के इतिहास को हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। उत्तर मुगल काल को भी हमने पढ़ लिया है। जितने भी राजाओं थे उनके शासनकाल और उनके द्वारा किए गए कार्यों को एक बार हमने कंप्लीट कर लिया है। लेकिन इस वीडियो में हम दोस्तों मुगल काल की जितनी भी कलाएं थी, साहित्य में उनका स्थान किस प्रकार था, लिखी गई किताबें कौन कौन सी थी, या फिर उन किताबों का फ़ारसी अनुवाद करवाया गया था, और दोस्तों बनवाई गई इमारतें, उन सब के बारे में आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक। दोस्तों हमने पढ़ा था मुगल वंश के जितने भी शासक थे, बादशाह थे, उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो थी फारसी लैंग्वेज। फारसी लैंग्वेज में दोस्तों कम्युनिकेट करते थे, तो इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी फारसी थी। आपको याद रखने वाली बात है यहाँ पे। और फारसी लैंग्वेज में ही ये लोग किताबें लिखवाते थे। तो स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि बाबर के द्वारा इसकी रचना तुर्की भाषा में करी गई थी। अब्दुल रहीम खान खाना से अनुवाद करवाया था। हुमायूं नामा एक इम्पोर्टेंट बुक है जिसको गुलबदन बानो बेगम ने लिखा था। हुमायूं नामा हुमायूं के जीवन के बारे में इसमें वर्णन मिलता है। अकबरनामा दोस्तों अबुल फजल नामक अकबर के नवरत्नों में से एक थे, जिन्होंने अकबरनामा की रचना करी थी। तुजुक ए जहांगीरी दोस्तों यहाँ पर लिखा गया था। जहांगीर के द्वारा जो जहांगीर के शासनकाल को वर्णन करता है। पादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा रची गई पुस्तक है। और कुछ ये दोस्तों इम्पोर्टेंट पुस्तक हैं जहाँ से प्रश्न पूछे लिए जाते हैं, जैसे रुखफते आलमगीरी औरंगजेब के द्वारा लिखी गई पुस्तक, शाहजहांनामा इनामत खान और फतवा आलमगीरी शेख निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा। और एक इम्पोर्टेंट है दोस्तों दारा शिकोह, जो औरंगजेब का भाई था। ये दोस्तों भारत के जितने भी हिंदू मुस्लिम थे सबको एक नज़रों से देखता था, जबकि इसका भाई जो औरंगजेब था वो एक तरफा न्याय करने वाला, कट्टर इस्लामिक धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। दोस्तों दारा शिकोह ने मंजुल बहरीन नामक पुस्तक लिखी थी, जिसको दोस्तों दो समुद्र का मिलन बताया है, मतलब दो धर्मों का मिलन यहाँ पर बताया गया था। दोस्तों इसने दारा शिकोह ने हिंदू जो उपनिषद है उसको भी इसने पढ़ लिया था, जिससे उसको पता चला था कि हिंदू और मुस्लिम के जितने भी व्यक्ति हैं उनका एक ही मकसद है, ईश्वर को पाना। अनुवाद विभाग भी थे दोस्तों। अनुवाद विभाग में हम देखेंगे कि अकबर के समय में कुछ फौजी के नेतृत्व में अकबर ने बहुत सारी पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करवाया था। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे पंचतंत्र दोस्तों अबुल फजल के द्वारा अनवर ए सुहेली नामक इन्होंने फ़ारसी लैंग्वेज में इनका अनुवाद किया था। याद रखना फ़ारसी लैंग्वेज में जैसे पूछ लिया जाता है रामायण का फ़ारसी लैंग्वेज में किसने अनुवाद किया था, तो यहाँ पर बदायूं ने किया था। लीलावती को फैजी नामक शासक ने यहाँ पर फारसी में ट्रांसलेट किया था। महाभारत को दोस्तों नकीब खान, फैजी, बदायूनी इन्होंने फारसी लैंग्वेज में इनका ट्रांसलेट कराया था। दारा शिकोह दोस्तों यहाँ पर देखेंगे उपनिषद, भागवत गीता, बाइबल जैसे महान ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया था। इस प्रकार दोस्तों अकबर के समय में बहुत सारी किताबें हैं जिनका फारसी लैंग्वेज में अनुवाद करवाया था, जिससे उसको जीवन के बारे में काफ़ी सारी नॉलेज मिली थी। चित्रकला के क्षेत्र में भी देखेंगे दोस्तों मुगल वंश का चित्रकला किस प्रकार थी। तो यह दोस्तों हुमायूं के शासन काल में काफ़ी चरम सीमा पे थी, क्योंकि हुमायूं के शासन काल में चित्रकला की नींव रखी गई थी। मुगल चित्रकला शैली दोस्तों शुरुआत में चित्रकार कौन कौन से थे, मीर सैयद अली और अब्दुल समद, ये दोस्तों प्रमुख चित्रकार हुआ करते थे। आपको याद रखने की ज़रूरत है यहाँ पर, मीर सैयद अली एवं अब्दुल समद ये प्रमुख चित्रकार थे। अकबर के समय में देखेंगे कि दोस्तों प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे, क्योंकि अकबर के समय से ही कई सारे मुगल वंश को प्रभावी तौर से माना जाता है, क्योंकि बाबर ज़्यादा दिनों तक भारत में टिकता नहीं है और उसके बाद हुमायूं आता है तो उसका स्ट्रगल भरा जीवन ही व्यतीत होता है, जिसके वजह से वो भारत में ज़्यादा कुछ करता नहीं है। जबकि अकबर का एक सुचारू ढंग से माना जाता है कि शासन उसके शासनकाल से स्टार्ट हुआ था। तो इसके समय में चित्रकार कौन कौन से थे, दसवंत, वसावन, अब्दुल समद, महेश, इन्होंने काफ़ी प्रमुख चित्रकारियाँ करी थी। अकबर ने दोस्तों कई ग्रंथों का चित्रण भी करवाया था।
जहांगीर के शासनकाल में देखेंगे कि चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है, आपको याद रखना है। प्रमुख चित्रकार के रूप में हम देखेंगे दोस्तों अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर, मनोहर आदि ये प्रमुख चित्रकार थे। मंसूर जो था दोस्तों पक्षियों का चित्रकार था। वो इतनी बेहतरीन पेंटिंग बनाता था पक्षियों का कि जिसकी वजह से उसको नादिर उल अस्र की उपाधि दी गई थी। और एक अबुल हसन नाम का व्यक्ति था जो व्यक्ति चित्र बनाता था, जिसको नादिर उल जम की उपाधि से नवाजा गया था। शाहजहाँ के समय में देखें दोस्तों कौन कौन से चित्रकार थे, जैसे फ़कीर उल मीर हासिम, ये दो शाहजहाँ के चित्रकार थे। लास्ट में हम पढ़े थे दोस्तों कि औरंगजेब के शासनकाल में आते आते इन्होंने चित्रकारिता पर बिल्कुल तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था। इसने म्यूजिक हो गया, चित्रकारिता हो गया और भी कई कार्य थे जिसको पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था। तो आपको याद रखने वाली यहाँ पर बात है कि चित्रकारिता पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा शासक था, तो यहाँ पर औरंगजेब था, जो कि सही उत्तर होगा। और क्योंकि ये प्योर मुस्लिम धर्म को मानने वाला था और जो चित्रकारिता के क्षेत्र में जो व्यक्ति थे वो अलग अलग भागों में बँट गए थे और यही कारण था कि औरंगजेब के शासनकाल में जो अलग अलग विभाग होने लगे थे और कमज़ोर पड़ने लगा था शासनकाल। स्थापत्य कला में देखेंगे दोस्तों कि कौन कौन से हैं, जैसे इस्लामी एवं भारतीय शैली का मिश्रण मिलता है स्थापत्य कला में। इसमें कई सारी बिल्डिंग्स बनाई गई थी। बाबर के द्वारा भी एक बिल्डिंग बनाई गई थी जिसने आगरा में आराम बाग का निर्माण करवाया था। केवल एक ही कार्य करवाया था ये। हुमायूं ने दोस्तों दीन पनाह की स्थापना करवाई थी पुरानी दिल्ली में। अब अकबर के दोस्तों बिल्डिंग्स के नाम पे देखेंगे तो इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर, और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जैसे हुमायूं का मकबरा, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, फतेहपुर सीकरी में स्थित इमारतें कौन कौन सी है, जैसे दीवान ए आम, दीवान ए खास, जोधाबाई महल, बीरबल का महल, पंचमहल, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह दोस्तों, बुलंद दरवाज़ा, तुर्की सुल्तान आदि इन्होंने ये बिल्डिंग्स बनवाई थी जो इम्पोर्टेंट है और जो परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों अकबर के द्वारा बनवाई गई बिल्डिंग्स है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही नाम का एक और बिल्डिंग्स बनवाई गई थी जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा शाहजहाँ के जीवन काल में। जहांगीर भी दोस्तों अकबर का मकबरा बनवाया था सिकंदरा में। और शाहजहाँ के शासनकाल में देखेंगे कि इसका जो शासनकाल है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इनने दोस्तों दीवान ए आम, दीवान ए खास आगरा में यही बनवाया था। अब पिछले साइड में हमने देखा था कि अकबर ने भी दीवान ए आम, दीवान ए खास का निर्माण करवाया था, जो कि यह दोस्तों दिल्ली में करवाया था, जबकि शाहजहाँ ने इन सभी का निर्माण आगरा में करवाया था। ताजमहल को दोस्तों बनाने वाले उस्ताद अहमद लाहौरी एवं ईसा खान ने इनको डिज़ाइन किया था। ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है इसको। लाल किला भी बनवाया दिल्ली में। दीवान ए आम, दीवान ए खास, जामा मस्जिद आगरा का जो जहाँ आरा के द्वारा बनवाया गया था जामा मस्जिद, जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद औरंगजेब के शासनकाल में देखेंगे इन्होंने कुछ ज़्यादा कार्य किया नहीं था। एक मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था जो दिल्ली के लाल किले के अंदर है। तो याद रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो यहाँ पर औरंगजेब हो जाएगा। इसके बाद और सिक्के किस प्रकार से चलवाए थे, तो बाबर ने दोस्तों काबुल में चांदी का जो शाहरुख नाम का सिक्का चलवाया था, कंधार में बाबरी सिक्के का प्रचलन करवाया, और शेर शाह ने दोस्तों चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए जिनके अलग अलग नाम थे। जैसे चांदी को उसने उपमा नाम दिया था, तांबे को उसने दाम नाम दिया था। अकबर ने भी कुछ सिक्के चलवाए थे, जैसे सोने का इलाही, चांदी का जलाली जो कि वर्गाकार शेप में था, यानी चांदी का एक जलाली सिक्का चलवाया था वर्गाकार शेप में था। तांबे का भी इसने चलवाया था जिसको दाम बोला जाता है। और दोस्तों अकबर ने धार्मिक संबंध बनाने के लिए सिक्कों पर राम और सीता की भी प्रतिमा अंकित करवाई थी, जो कि भारत में हिंदू और मुस्लिम को बैलेंस बना के चलना था, इसलिए इसने सिक्कों पर राम और सीता की प्रतिमा भी अंकित करवाई थी, जिसकी वजह से बैलेंस होता था। जबकि औरंगजेब के शासनकाल में आते आते ये सब प्रथा बंद हो चुकी थी। तो इस प्रकार दोस्तों हमने पढ़ा मुगल वंश का साहित्य में स्थान का कला और बनवाई गई बिल्डिंग्स। वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। प्लेलिस्ट में विजिट करके देखना दोस्तों, मुगल वंश के पूरे इतिहास की हमने वीडियोस को अपलोड कर दी है, एक बार जाके ज़रूर देखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।